चलिए आज समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आज से हजारों साल पहले थी, जहां शहर आज के किसी भी मेट्रो सिटी की तरह ही शानदार और सुनियोजित थे। जी हां, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के गहरे और रहस्यमयी राज खोलने वाले हैं। तो हम कितना पुराना जा रहे हैं? बहुत पुराना। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। रेडियो कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि इस सभ्यता का जो सबसे बेहतरीन, सबसे मैच्योर फेज था, वो 2350 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। इस प्राचीन दुनिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि एक महाशक्ति कैसे बनी, फिर उनके कमाल के शहरों पर नजर डालेंगे, उनके व्यापार और क्राफ्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वहां के लोगों का समाज और उनकी आस्था कैसी थी, और आखिर में वो सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी एक पहेली है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये अपने वक्त के एक सुपर पावर थी। मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ ये दुनिया की 3 सबसे महान कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक थी। और इसका फैलाव, अरे बाप रे, वाकई में बहुत विशाल था ये सभ्यता। आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। जरा सोचिए, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सुतका गेंडोर तक, और उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक। उस जमाने की किसी भी दूसरी सभ्यता से कई ज्यादा बड़ा इलाका था ये। अब आते हैं इस सभ्यता की उस चीज पर जिसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, उनके अविश्वसनीय और आज के जमाने को टक्कर देने वाले शहर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, मतलब उस प्राचीन काल में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वो इतने व्यवस्थित और एडवांस शहर बना कैसे पाए? जवाब छिपा है उनकी कमाल की अर्बन प्लानिंग में। उन्होंने सड़कों के लिए एक ग्रिड सिस्टम अपनाया था, यानी सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। पूरे शहर में एक ही साइज की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो उनकी ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम थी, जो उस जमाने के हिसाब से तो अकल्पनीय है। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था, एक ऊंचाई पर बना गढ़ और एक नीचे का रिहायशी इलाका। और एक मजेदार बात, घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि साइड की गलियों में खुलते थे, शायद प्राइवेसी और शांति के लिए। और उनकी आर्किटेक्चर का सबसे शानदार नमूना देखना हो तो वो है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक मौकों पर होता होगा। इसके साइज का अंदाजा आपको इन नंबरों से लगेगा। ये करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा था। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले ऐसी चीज बनाना किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मतलब उनका व्यापार और उनका हुनर कैसा था। तो देखिए, उनकी इकोनॉमी का आधार खेतीबाड़ी ही था, जिसमें गेहूं और जौ मेन फसलें थीं। वो कपास और ऊन दोनों के कपड़े बनाना जानते थे। सामान की ढुलाई के लिए बैलगाड़ियां थीं और लोथल जैसे बंदरगाहों से समुद्री व्यापार भी होता था। और एक बहुत जरूरी बात, पूरे इलाके में व्यापार के लिए एक जैसे वजन और माप का इस्तेमाल होता था, जो 16 के मल्टीपल पर आधारित थे। यह दिखाता है कि सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज था। और ये कोई लोकल ट्रेड नहीं था, इनका नेटवर्क तो इंटरनेशनल था। वो राजस्थान और ओमान से तांबा मंगवाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी और सोना, और तो और मेसोपोटामिया से लाजवर्थ जैसा कीमती पत्थर भी आता था। मतलब ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब था उस जमाने का। ठीक है, शहर देख लिए, व्यापार देख लिया, लेकिन इन सब के पीछे जो लोग थे वो कैसे थे? चलिए अब सिंधु घाटी के लोगों की जिंदगी, उनके समाज और उनकी आस्था में झांकते हैं। उनके धर्म में मातृ देवी की पूजा बहुत अहम थी। हमें पशुपति नाम के एक देवता के भी सबूत मिलते हैं, जिन्हें जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुबड़ वाला बैल शायद एक पवित्र पशु था। लोथल और कालीबंगन जैसी जगहों से आग की वेदियां भी मिली हैं, जो अग्नि पूजा की तरफ इशारा करती हैं। और हाँ, स्वास्तिक का चिन्ह भी इसी संस्कृति की देन माना जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इतने धार्मिक विश्वासों के बावजूद हमें आज तक किसी भी बड़े मंदिर का एक भी सबूत नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये देखिए, ये है वो मशहूर पशुपति की मुहर। इसमें एक योगी की मुद्रा में बैठे 3 मुंह वाले देवता हैं, जिनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। ये उनकी आस्था का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है।
अच्छा, काम और पूजा पाठ के अलावा मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम था। सबूत बताते हैं कि उन्हें पासे का खेल पसंद था, वो शिकार करते थे और शायद जानवरों की लड़ाई भी मनोरंजन का एक जरिया था। तो अब तक हमने बहुत कुछ जान लिया, पर अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो रहस्य जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को परेशान करते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, वह है इनकी लिखावट, इनकी लिपि। सिंधु घाटी के लोगों के पास लिखने का अपना एक तरीका था जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और उनके लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। इसे बूस्टोफेडन कहते हैं। इसका मतलब है पहली लाइन लिखी जाएगी दाएं से बाएं और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। इस अजीब स्टाइल की वजह से इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता है। इस सभ्यता को हमारे सामने लाने का काम कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा का है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा, फिर 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को, और ये सिलसिला धौलावीरा तक चलता रहा, जिसने हमें इस खोई हुई दुनिया की एक-एक परत खोलकर दिखाई है। तो अगर हम एक तरफ रखें जो हम जानते हैं और दूसरी तरफ जो हम नहीं जानते, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हम जानते हैं कि वे जबरदस्त शहरी योजनाकार थे, उनका एक विशाल व्यापार नेटवर्क था और उनका एक जटिल धार्मिक जीवन था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनकी लिपि का क्या मतलब है, उनकी सरकार कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल, उनका अंत कैसे हुआ। तो फिर हुआ क्या इनका, ये खत्म कैसे हुए? इसको लेकर कई थियरीज हैं। कुछ लोग आर्यों के आक्रमण को वजह बताते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन को, लेकिन जो थियरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है विनाशकारी बाढ़। ऐसा लगता है कि प्रकृति की ही किसी जबरदस्त ताकत ने इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। और यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड, इतनी संगठित और इतनी विशाल थी, जिसके शहर हजारों साल तक टिकने के लिए बनाए गए थे, वो आखिर वक्त के धूल में ऐसे गुम कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो सिंधु घाटी को हमेशा के लिए